ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये कहानी है बीते जमाने के उस महान फिल्म मेकर की जिसका नाम लेते ही राजेश खन्ना का वो डायलॉग याद आ जाता है। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। एक ऐसा लीजेंड जिसने केवल 8 फिल्में बनाई, लेकिन आज भी उसका नाम लिए बिना भारतीय सिनेमा का सफर अधूरा सा लगता है। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। वो ना सिर्फ एक एक्टर था बल्कि एक राइटर, प्रोड्यूसर और वर्ल्ड क्लास का डायरेक्टर भी था। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड को कई मास्टरपीस मूवीज देने वाले और एक्टिंग के गुरु गुरु दत्त की। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। आखिर कैसे बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण नाम का एक लड़का भारतीय सिनेमा का गुरु दत्त बना, उनकी फिल्मोग्राफी कैसी रही, आखिर कागज के फूल में ऐसा क्या था जिसके बाद गुरुदत्त को जिंदगी से ज्यादा मौत अच्छी लगने लगी थी। देखी ज़माने की यारी। क्या गुरुदत्त का चरित्र अच्छा नहीं था? क्यों एक 20 साल की लड़की के लिए उन्होंने अपनी बीवी को तिल तिल तड़पाया? आखिर क्यों जिस डायरेक्टर को आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक माना जाता है, वो 39 साल की उम्र में ही अपनी जिंदगी से ऊब गया था? जानेंगे गुरुदत्त की जिंदगी की अनसुनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी हार कभी पार लगाती है नजर, कभी हार कभी पार। गुरुदत्त का जन्म लगभग 100 साल पहले यानी कि 9 जुलाई 1925 को पन्नाबुर में हुआ था, जो बेंगलोर में है। गुरुदत्त का असली नाम था बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, लेकिन उनका बचपन बेंगलोर में नहीं बीता क्योंकि उनका परिवार उनके जन्म के कुछ ही समय बाद कलकत्ता में जाकर बस गया था। उनके पिता यानी कि शिवशंकर राव पादुकोण हेडमास्टर थे, जो बाद में बैंक में काम करने लगे थे। उनकी मां बसंती एक टीचर थी और साथ में राइटर भी थी। मतलब कह सकते हैं कि गुरुदत्त के खून में ही कला थी। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। और ये कला उनके पिता में भी थी, मतलब इतनी थी कि वो कविताओं और कवियों को असल जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी समझते थे। उनके लिए कामयाबी जरूरी नहीं थी बल्कि कविता जरूरी थी, और कविताओं से पेट तो भरता नहीं था। यही कारण था कि परिवार में सिर्फ आदर्श थे, और वो भी खाली पेट वाले मुरझाते हुए आदर्श। ये लोग मेरे दोस्त नहीं, ये सब दौलत के दोस्त हैं। पूरे परिवार की आंखें बसंत कुमार यानी कि गुरुदत्त पर टिकी हुई थीं कि शायद ये हमें इस जिंदगी से बाहर निकालेगा। गुरुदत्त की पढ़ाई लिखाई बंगाल से ही हुई, लेकिन परिवार की हालत इतनी तंग थी कि वो पढ़ाई पूरी ही नहीं हो पाई और वो कला की तरफ मुड़ने लगे थे। बंगाली संस्कृति से गुरुदत्त बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन पर इस माहौल का इतना असर हुआ कि बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण नाम उन्हें बंगाली संस्कृति से मेल खाता हुआ नहीं लगा। इसलिए उन्होंने बंगाली संस्कृति और वातावरण से प्रभावित होकर अपना नाम बसंत कुमार से बदलकर गुरुदत्त कर लिया था, क्योंकि दत्त बंगाल का एक चर्चित सरनेम माना जाता है। क्या करूं, अपना मॉडल ही कुछ ऐसा रुबाबदार है कि जिधर जाता हूं वहां लड़कियां घेर लेती। उन्हें डांस का बहुत शौक था और इसकी उन्होंने अलग से पंडित उदय शंकर के डांस स्टूडियो में जाकर शिक्षा ली थी और सालों तक डांस सीखा था। जैसे ही गुरुदत्त बड़े हुए तो उनके किसी रिश्तेदार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पुणे जाने को कह दिया। गुरुदत्त वहां पहुंचे और उन्हें प्रभात स्टूडियो में एक डांस डायरेक्टर की नौकरी भी मिल गई। तनख्वाह थी 50 रुपए प्रति महीना। बाकी के चेक हर महीने वक्त पे भेज दिया करूंगी। इसी स्टूडियो में एक मूवी की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम था हम एक हैं, और इस मूवी के डांस मास्टर गुरुदत्त जी ही थे। एक दिन उनकी शर्ट खो गई और जब वो फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी शर्ट मूवी के हीरो ने ही पहन रखी है। मतलब जहां उनके कपड़े धुलते थे वहां धोबी ने दोनों के कपड़े गलती से अदला बदली कर दिए थे, और जब दोनों आमने सामने आए तो जोर जोर से हंसने लगे। ये एक्टर थे एवरग्रीन स्टार देवानंद। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। और ये उनकी पहली मूवी थी
मतलब इसी मूवी से देवानंद ने बॉलीवुड में कदम रखा था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और गुरुदत्त देवानंद के पक्के दोस्त बन गए। एक दिन दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तो देवानंद ने कहा कि अगर मैं कभी मूवी बनाऊंगा तो तुम्हें ही उस मूवी का डायरेक्टर बनाऊंगा। तो गुरुदत्त ने भी कह दिया कि अगर मैं कभी मूवी बनाऊंगा तो तुम्हें ही हीरो लूंगा। गुरुदत्त का प्रभात स्टूडियो के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। जब वो खत्म हुआ तो वो फिर से बेरोजगार हो गए। इसके बाद उन्होंने और भी कई दूसरे छोटे मोटे काम किए और लंबे समय तक बॉलीवुड में संघर्ष करते रहे। सामान रख दो गाड़ी में। राम राम राम, क्या हालत हो गई इस दुनिया की। अरे पढ़े लिखे लोग भी खुली की निकल रहे हैं और छोटे मोटे किरदार भी निभाते रहे। एक्टिंग के तौर पर बॉलीवुड में गुरुदत्त कदम रख चुके थे। उन्होंने पहली बार 1945 में आई मूवी लाख रानी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनका रोल इतना छोटा था कि किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। इसके बाद और भी कई मूवीज में गुरुदत्त ने छोटे मोटे किरदार निभाए जिनसे उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। हालांकि इस समय तक देवानंद सुपरस्टार बन चुके थे। उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया था और जब 1951 में देवानंद ने खुद एक मूवी बनाई तो उन्हें अपना वादा याद आ गया और उन्होंने मूवी का डायरेक्टर गुरुदत्त को ही बनाया। मूवी का नाम था बाजी और ये मूवी एक डायरेक्टर के तौर पर गुरुदत्त की पहली मूवी थी। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। 50 और 60 के दशक में सबसे चर्चित कॉमेडियन और एक्टर थे जॉनी वॉकर। अरे सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में, जिसे आज भी लोग नहीं भूले होंगे। अच्छा है जो रहे कंवारा, क्या रखा है प्यार में। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि उन्होंने इसी मूवी से डेब्यू किया था, जिसका असली नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो एक बस कंडक्टर हुआ करते थे और गुरुदत्त ने ही उन्हें जॉनी वॉकर नाम दिया था। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। ये मूवी बड़ी हिट हुई और गुरुदत्त की एक डायरेक्टर के तौर पर धमाकेदार एंट्री हो गई। इसी मूवी से गुरुदत्त की पर्सनल लाइफ भी अलग मोड़ पर पहुंच गई थी, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद जाल आई और इस मूवी में भी हीरो देवानंद ही थे और डायरेक्टर गुरुदत्त। इस मूवी की कहानी भी गुरुदत्त ने ही लिखी थी। चोरी चोरी मेरी गली आना है बुरा, आके बिना बात किए जाना है बुरा। पैर जमा के जान लड़ा के। और बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ये बॉलीवुड की पहली एंटी हीरो वाली मूवी थी, जिसमें हीरो ही विलन होता है। मतलब जो किरदार निभाकर आज के समय पर एक्टर सुर्खियां बटोरते हैं, गुरुदत्त ने ही उसकी शुरुआत की थी और 1952 में वो ऐसे किरदार पर पूरी मूवी बना चुके थे। इसके बाद गुरुदत्त ने बाज बनाई और इस मूवी से पहली बार गुरुदत्त ने मैन लीड के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा। जो दिल की बात होती है नजर तक आ ही जाती है। मतलब वो मूवी के मेन हीरो बने। ये मूवी भी हिट रही और लोगों को पता चला कि गुरुदत्त जितने अच्छे डायरेक्टर हैं उतने ही अच्छे एक्टर भी हैं। मूवी में उनकी हीरोइन थी गीता बाली। मूवी बेहतरीन रही और इसके गाने भी लोगों को खूब पसंद आए। जरा सामने आ, जरा आँख मिला, तेरा शुक्रिया कर दूं अदा। इसके बाद आर पार आई और ये मूवी भी बड़ी चर्चित रही। कभी यार कभी पार लगाती है नजर, कभी यार कभी पार। इसकी कहानी भी गुरुदत्त ने ही लिखी थी। मैं पूछती हूँ नीचे देखकर क्यों नहीं चलता। अजी मर्द के बच्चे हैं, सर उठा के चलने की आदत है। बाबूजी धीरे चलना प्यार में। और आर पार ने भी सफलता के झंडे गाड़ दिए। तूने मुझे हाथ क्यों लगाया। मिस्टेक हो गई, घर जाके साबुन से हाथ धो लूंगा। भाई वाह। इसके बाद गुरुदत्त ने बनाई मिस्टर एंड मिसेस 55 और इस मूवी में उनकी हीरोइन बनी मधुबाला। और सच में मधुबाला भी भारतीय सिनेमा के लिए किसी अप्सरा से कम नहीं थी। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा। मधुबाला जी का वीडियो भी हम बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस 55 को आज भी बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और इसी मूवी का गाना था जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गए।
जो आज भी ओल्ड इज गोल्ड वाली लिस्ट में से निकाल कर लोग बड़े मजे से सुनते हैं। इसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। 1956 में जब गुरुदत्त ने खुद के प्रोडक्शन में पहली मूवी बनाई तो उन्हें भी अपना वादा याद आ गया और फिर मूवी के हीरो के तौर पर उन्होंने देवानंद को ही साइन किया। मूवी का नाम था CID। ये मूवी भी सुपरहिट रही और CID आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। मूवी के गाने आज भी एवरग्रीन माने जाते हैं और खासकर मूवी का ये गाना लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जिसे सुनकर लगता है कि ये कभी पुराना नहीं होगा पर मिल जाएगा, तो एक बार जरूर देखें। इस मूवी से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा चर्चित रहा। इसी मूवी से पहली बार वाहिदा रहमान ने बॉलीवुड में कदम रखा था और गुरुदत्त की जिंदगी में जहर भी घोलने का काम किया था, जिसके बाद उनकी जिंदगी नर्क होती चली गई। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम। जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद गुरुदत्त की और भी कई मूवीज आईं। 1957 में एक ऐसी मूवी आई जिसने गुरुदत्त को महान फिल्म मेकर बना दिया और उनकी गिनती बड़े डायरेक्टरों में होने लगी। मूवी का नाम था प्यासा। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का, और सच में गुरुदत्त का प्यासा कभी पुरानी नहीं हो सकती। आज भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार और फिल्म मेकर प्यासा को अपने लिए प्रेरणा मानते हैं। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। प्यासा एक ऐसे कवि की कहानी है जो सच्चा है, टैलेंटेड है, लेकिन वो एक ऐसी सोसाइटी में रहता है जहां उसके काम की, उसके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं करता, बल्कि लोग सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें कला से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे ही एक स्ट्रगलिंग कलाकार की कहानी बताती है ये मूवी। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है। प्यासा को दुनिया की टॉप 100 मूवीज में से एक माना जाता है। इस मूवी का एक एक सीन, एक एक गाना और एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की थी। ये आपको बताती है कि दुनिया सिर्फ एक दिखावा है। यहाँ आपका और आपके कला का कोई सम्मान नहीं करता, सिर्फ फेम और नेम का ही बोलबाला है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और इन्हीं सब बातों से एक दिन एक सच्चा कलाकार ऊब जाता है। अगर ठुकराना ही है तो भाइयों को ठुकराओ, शेख जी और उस दोस्त को ठुकराओ जिनसे तुम्हें शिकायत है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। इसके बाद 12 o'clock आई। गुरुदत्त की ये मूवी भी अच्छी थी, लेकिन ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। 1959 में गुरुदत्त ने खुद की कहानी पर एक मूवी बनाई जिसका नाम था कागज के फूल। इस मूवी ने गुरुदत्त को हमेशा के लिए अमर कर दिया। कागज के फूल जहाँ खिलते हैं। कागज के फूल भारतीय सिनेमा की एक ऐसी मूवी है जो अपने आप में पूरा सिनेमा थी। यही वो मूवी बनी जिसे देखने के बाद गुरुदत्त जी को दुनिया के टॉप 10 डायरेक्टर्स में से एक माना जाने लगा था। मतलब इससे अच्छी और दर्द भरी कहानी बताती हुई मूवी ना पहले कभी बनी थी और ना ही शायद कभी बन पाएगी। माफ कीजिएगा, आप कहीं घूंगी? मेरा नाम पूछना बेकार है। आज शाम का खाना मैं हॉस्टल में खाऊंगी। मुझे सिनेमा में देखने का कोई शौक नहीं। जी जी। ये गुरुदत्त जी का ड्रीम प्रोजेक्ट थी जिसे उन्होंने खूब मन से बनाया था और उनकी असल जिंदगी में जो हो रहा था वही गुरुदत्त ने इस मूवी में दिखाया था। कहा तो ये भी जाता है कि ये मूवी अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे की थी। एक डायरेक्टर की कहानी थी जो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, कई बेहतरीन मूवीज बना चुका है। फिर वो अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, दिल से एक मूवी बनाता है, लेकिन जनता को वो पसंद नहीं आती और वो टूट जाता है। देखी ज़माने किया। उस डायरेक्टर को ना तो परिवार का साथ मिलता है और ना ही दुनिया उसकी कला को पहचान पाती है और आखिरकार वो इस दुनिया की बेरुखी से परेशान होकर अपनी जिंदगी से ही ऊब जाता है और मर जाता है। छिड़े सभी बारी बारी। कमाल की बात यह थी कि यही सब गुरुदत्त की असल जिंदगी में भी हुआ जो उन्होंने पहले ही मूवी में दिखा दिया था। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने फ्यूचर को इस मूवी में पहले ही बता दिया था।
गुरुदत्त ने जो टेक्निक इस मूवी में इस्तेमाल की थी और जो सिनेमेटोग्राफी दिखाई थी वो कई साल बाद लोगों को मास्टर क्लास लगी, और जिस मूवी को 1959 में लोगों ने नकार दिया था उसे वही लोग 1980 आते आते मास्टरपीस कहने लगे थे। यही चेहरा ख्वारों के रोल के लिए बिल्कुल ऐसे चेहरे की तलाश थी। और तब लोगों को समझ में आया कि ये तो वर्ल्ड क्लास सिनेमा था जो गुरुदत्त ने उस समय पर बना दिया था, जो आज के समय पर भी संभव नहीं है। इसलिए इसे समय से आगे की मूवी भी कहा गया था, और यही कारण भी था कि उस समय लोग इसे समझ नहीं पाए। गुरुदत्त की उम्मीदों पर इस मूवी ने ठीक वैसे ही पानी फेरा था जैसे मेरा नाम जोकर ने राज कपूर की उम्मीदों पर फेर दिया था, और जब ये फ्लॉप हुई तो गुरुदत्त ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। इसके दुख के सागर में वो डूब गए, और इसके बाद गुरुदत्त ने डायरेक्शन ही छोड़ दिया और दोबारा कभी कोई मूवी डायरेक्ट नहीं की। 1964 में 14वीं का चांद आई, और ये मूवी भी गुरुदत्त की एक लाजवाब मूवी थी। 14वीं का चांद हो या आफताब थी, जिसमें उनकी हीरोइन फिर से वहीदा रहमान ही बनी थी। मूवी के सीन और मूवी के गाने आज भी कल्ट क्लासिक माने जाते हैं। इसके बाद काला बाजार आई और इसे गुरुदत्त ने प्रोड्यूस किया था। इसके बाद गुरुदत्त जी की एक और कल्ट क्लासिक मूवी आई जिसका नाम था साहेब बीबी और गुलाम। क्या नाम है आपके साले बहू का? भूतनाथ। और इस मूवी के लिए भी उनकी एक्टिंग को हमेशा याद रखा जाएगा। ये मूवी आज भी लोगों की फेवरेट है और इसे आज भी लोग देखते हैं। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन। इसके बाद गुरुदत्त सौतेला भाई बने और ये मूवी भी हिट रही। 1963 में गुरुदत्त की हीरोइन बनी आशा पारेख और मूवी आई भरोसा। ये झुके झुके नैनो ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा। और इस मूवी में पहली बार गुरुदत्त का किरदार हंसता खेलता हुआ दिखाई देता है और यही शायद आखिरी बार भी था। काहे इतना गुमान छोड़िए ये मेला 2 दिन का। इस मूवी के गाने बड़े हिट हुए, फिर चाहे रोमांटिक गाने रहे हों या फिर सैड सॉन्ग रहे हों। गुरुदत्त और आशा पारेख की जोड़ी भी खूब जमी। आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना बातें कल चाहे जितनी। इसके बाद भी बहुरानी, सुहागन और सांझ सवेरा जैसी मूवीज भी आईं। 1964 में गुरुदत्त अपनी अगली मूवी की कहानी लिख रहे थे जिसका नाम था बहारें फिर भी आएंगी, लेकिन इस मूवी को गुरुदत्त बनता हुआ नहीं देख पाए और ये बहार उनकी जिंदगी में कभी आ ही नहीं पाई। अचानक से एक सुबह जब लोगों ने देखा तो गुरुदत्त के टेबल पर बहारें फिर भी आएंगी की स्क्रिप्ट पड़ी थी। पास में पेन था और उनके हाथ में शराब का गिलास था। पास में कुछ नींद की गोलियां भी पड़ी थीं और अपने मुंह पर एक उंगली रखे हुए वो ऐसे नींद में गए कि फिर दोबारा कभी उठे ही नहीं। इस दिल की बेबसी पे। लेकिन ये सब भी अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे भी बहुत कुछ था। तो अब हम बात करेंगे गुरुदत्त की उस पर्सनल लाइफ की जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। गुरुदत्त जब पंडित उदय शंकर के डांस स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे थे तभी उनका नाम एक लड़की के साथ जुड़ा था जो उदय शंकर का कामकाज संभालती थी। बात इतनी बिगड़ गई कि गुरुदत्त को काम छोड़कर भागना पड़ा और वो अपने डांस क्लास को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए थे। ये वो पहली लड़की थी जिसके साथ गुरुदत्त का नाम जुड़ा था। इसके बाद कलकत्ता में गुरुदत्त ने एक टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी भी की और कुछ समय के बाद वो एक कंपनी में एक असिस्टेंट का काम भी करने लगे। लेकिन यहाँ काम करते हुए भी उनका नाम एक डांसर जिसका नाम विद्या था उसके साथ भी जुड़ा और इसके चलते उन्हें इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। देख निक्की, हम आदमी हैं फक्कड़, जान देते हैं तुझ पे सो ठीक है, लेकिन एक बात सफा सफा कह देता हूँ, तुझे हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। कहा तो ये भी जाता है कि गुरुदत्त 2 बार शादी कर चुके थे। पहले उन्होंने विजया नाम की एक लड़की से शादी की थी जिसे वो पुणे से अपने साथ ले आए थे, लेकिन ये शादी नहीं टिक पाई और इसके बाद उनके परिवार वालों ने अपने रिश्तेदार की एक लड़की जिसका नाम सुवर्णा था उससे गुरुदत्त की शादी करवा दी थी, लेकिन ये शादी भी नहीं चली।
और इसके बाद लंबे समय तक गुरुदत्त अपने जीवन में संघर्ष करते रहे। फिर जब गुरुदत्त बंबई में अपने पैर जमाने में लगे हुए थे और देवानंद ने उन्हें अपनी मूवी बाजी का डायरेक्टर बनाया था, तो उनकी किस्मत पलट गई थी। इसी मूवी का गाना था, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। जिसे गाने के लिए 20 साल की गीता घोष चौधरी आई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि गुरुदत्त उसे देखते ही उसके दीवाने हो गए। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान हो गई और दोस्ती हो गई। गीता उस समय तक एक जानी मानी सिंगर बन चुकी थी। वो सैकड़ों गाने गा चुकी थीं और लोग उनकी एक झलक को तरसते थे। वो स्टार थीं, जबकि गुरुदत्त की पहली ही मूवी चल रही थी। लेकिन फिर भी इस मूवी के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं और 3 साल तक दोनों ने प्यार के समंदर में गोते लगाए। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात। गुरुदत्त ने भी प्यार की नाव में सवार होकर गीता को खूब सपने दिखाए, एक खुशहाल गृहस्थ जीवन के। और फिर गीता ने 1953 में गुरुदत्त से शादी कर ली और वो गीता दत्त बन गई। शादी धूमधाम से बंगाली रीति रिवाजों से हुई थी और गुरुदत्त के दोस्त जॉनी वॉकर झूम झूम कर ये गाने लगे, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। गुरुदत्त के 3 बच्चे हुए, 2 लड़के तरुण दत्त और अरुण दत्त, और एक लड़की हुई जिसका नाम नीना दत्त रखा गया। लेकिन शादी के बाद गीता की आज़ादी धीरे धीरे गुरुदत्त छीनने लगे। उन्होंने गीता के गानों पर रोक लगा दी और कहा कि वो सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए ही गाने गाए। यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि जो गुरुदत्त अपनी फिल्मों में लड़की को समाज से लड़ते हुए, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए और एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी किरदार में दिखाते थे, वो खुद इस बात को सिर्फ अपनी फिल्मों तक ही सीमित रखते थे और अपनी खुद की पत्नी के काम करने के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी, जो अपने आप में एक स्टार थी, वो अपना स्टारडम छोड़ दे और गृहस्थी को संभाले। मतलब जो संदेश और ज्ञान वो दुनिया को दे रहे थे, उनकी खुद की जिंदगी से वो गायब था। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का महम। गुरुदत्त यही नहीं रुके। जब पत्नी घर संभालने में बिजी हो गई और उसने गुरुदत्त के लिए अपना करियर बर्बाद करके गुरुदत्त की घरेलू महिला बनना भी स्वीकार कर लिया, तो गुरुदत्त ने उसकी तारीफ करने की बजाय बाहर अपने टांके भिड़ाना शुरू कर दिया था। इसी समय गुरुदत्त ने वाहिदा रहमान की बॉलीवुड में एंट्री करवाई थी और उसे 14वीं का चांद बनाया था। सुभान अल्लाह, वाकई चौधरी का चांद। और खुद भी उसकी खूबसूरती पर मर मिटे थे। वाहिदा रहमान ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया। उसे अच्छे से पता था कि अगर फिल्मों में सफल होना है तो गुरुदत्त का साथ नहीं छोड़ना है, इसलिए वो खुले तौर पर गुरुदत्त के साथ प्यार के गुल खिलाती रही। वाहिदा रहमान ये जानती थी कि गुरुदत्त ना सिर्फ शादीशुदा हैं, बल्कि वो 3 बच्चों के बाप भी हैं। लेकिन फिर भी उसने गुरुदत्त को अपनी सफलता के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ गीता दत्त गुरु के इस प्रेम कहानी से बुरी तरह से टूट गई थी। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस स्ट्रगलिंग कलाकार के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, अपना स्टारडम गवा दिया था और जिसे स्टार बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो अब किसी दूसरी जवान लड़की के साथ प्यार के समंदर में गोते लगा रहा है। गुरुदत्त जहां वाहिदा रहमान के करियर को पीक पर ले जा रहे थे, तो वहीं वो अपनी पत्नी के करियर का सत्यानाश भी कर रहे थे। उन्होंने गीता दत्त को लेकर एक मूवी भी शुरू की थी जिसका नाम था गौरी, लेकिन 2 दिन की शूटिंग के बाद ही मूवी बंद हो गई और फिर ये मूवी कभी बनी ही नहीं। गुरुदत्त और गीता दत्त में झगड़े होते थे और ये झगड़े मूवी के सेट पर भी होने लगे थे और गुरुदत्त ने गीता के साथ काम ना करने की कसम खा ली थी। उनका कहना था कि गीता दत्त का स्वभाव अच्छा नहीं है, वो मुझसे झगड़ती है, इसलिए मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता। और इसके बाद गीता की खूब बदनामी हुई और उनकी इमेज भी खराब हो गई। और इसके बाद एक्टिंग तो दूर, गाना गवाने में भी फिल्म मेकर संकोच करने लगे, जिससे गीता दत्त बुरी तरह से बर्बाद हो गईं। इससे भी बड़ी बात तब हुई जब गुरुदत्त ने कागज के फूल मूवी बनाई, जिसमें उन्होंने पत्नी और प्रेमिका के बीच में फंसे हुए लाचार और घुटते हुए इंसान के तौर पर खुद को पेश किया। मूवी की कहानी वैसी ही थी जैसी उनकी असल जिंदगी में चल रही थी। गुरुदत्त ने इस मूवी में प्रेमिका को सही दिखाया
जबकि पत्नी को एक अड़ियल और एक अकड़ू किरदार में दिखाया जो अपनी ही बेटी को अपने बाप से मिलने तक नहीं देती है। और इसका नतीजा ये हुआ कि असल जिंदगी में गीता दत्त की इमेज और भी ज़्यादा खराब हो गई। अगर आप कागज के फूल मूवी के गाने सुनेंगे जो वाहिदा रहमान पर फिल्माए गए थे, वो बहुत दुख से भरे हुए थे और उनमें दर्द साफ झलकता है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। और अब सोचने वाली बात यह है कि जब पर्दे पर वाहिदा रहमान को देखकर लोग दुखी हो जाते थे तो उस समय पर गीता पर क्या बीत रही होगी जिसने वो गाने गाए थे और अपनी दर्द भरी आवाज उन गानों को दी थी। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। और इसके बाद बात और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। गुरुदत्त वाहिदा रहमान के प्यार में ऐसे पागल थे कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने तक के लिए तैयार हो गए थे। धीरे धीरे गुरुदत्त वाहिदा रहमान को गीता से ज्यादा अहमियत देने लगे थे और जो गीता से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों में वाहिदा रहमान को लेकर अक्सर झगड़े होने लगे थे। इन सब से गुरुदत्त की पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगी थी। गीता दत्त का अपना ईगो था, सेल्फ रिस्पेक्ट थी जिसकी धज्जियां गुरुदत्त सबके सामने उड़ा देते थे। तो वहीं दूसरी तरफ गुरुदत्त का भी वाहिदा रहमान के लिए पागलपन था और इसका नतीजा ये हुआ कि आखिरकार गीता दत्त ने गुरुदत्त का घर छोड़ दिया और वो अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी। धीरे धीरे वो 3 बच्चों की जिम्मेदारी संभालते हुए थकने लगी और उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जिसके लिए गुरुदत्त दीवाने थे वो वाहिदा रहमान भी गुरुदत्त से शादी नहीं करना चाहती थी। वो बस अपना मतलब देख रही थी और जैसे ही वो एक चर्चित स्टार बनी और लोगों ने उससे गुरुदत्त के बारे में सवाल जवाब करना शुरू कर दिया तो अचानक से उसने गुरुदत्त की जिंदगी से दूरी बनाना भी शुरू कर दिया। नाम और दौलत का नशा जबरदस्त नशा होता है। इन्हीं चीजों के लिए तो मैं वापस लौटी हूँ, आपके लिए नहीं। इसका दूसरा कारण यह भी था कि गुरुदत्त जरूरत से ज्यादा वाहिदा रहमान की जिंदगी में दखल देने लगे थे और वह उसे भी गीता की तरह अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। लेकिन अब वाहिदा रहमान उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो उनसे दूरियां बनाने लगीं और फिर एक दिन अचानक से उसने गुरुदत्त को छोड़ दिया। गुरुदत्त ये सदमा नहीं झेल सकी। इसी खुशी के मौके पे एक दौर और हो जाए। और न पीजिए, मैं कहती हूँ और न पीजिए। खुशी का मौका है, शांति पीने दो मुझे। नहीं नहीं। गुरुदत्त का बचपन से सपना था कि जब वो सफल होंगे तो एक बड़ा सा घर बनाएंगे, क्योंकि उनके परिवार ने बहुत बुरे दिन देखे थे। इसलिए खुद का आलीशान घर लेना भी उनका एक ड्रीम था। जब वो बड़े आदमी बने तो मनपसंद घर भी ले लिया, पाली हिल बंगलो बेंगलोर में। लेकिन उस घर में उन्हें कभी चैन की नींद नहीं आई। उनकी पत्नी को लगता था कि घर भूतिया है और श्रापित है। और ये भी एक बड़ी बात रही कि जिस घर को गुरुदत्त ने सपनों का महल समझकर बड़े प्यार से सजाया था, उसे खुद 1963 में अपने ही जन्मदिन पर तुड़वा भी दिया था और अपनी आंखों के सामने उसे मिट्टी में मिलता हुआ भी वो देखते रहे। वो टूट गए थे। उनकी पत्नी जा चुकी थी, बच्चों से मिलना जुलना भी बंद हो गया था। जिस प्रेमिका के लिए सब कुछ किया उसने भी मुंह फेर लिया था। ड्रीम प्रोजेक्ट कागज के फूल कैसे फ्लॉप हो रही थी, इस पर उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था और जो घर सपनों का महल था उसे उन्होंने खुद ही तुड़वा दिया था और अब उन्हें जीने का कोई भी उद्देश्य नजर नहीं आ रहा था। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों जिंदा हूँ बोला? वो जिंदगी से थक चुके थे। वो दिन रात शराब पीने लगे। उन्होंने खुद को अपने ही घर में बंद कर लिया था। वो किसी से मिलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, किसी पार्टी में नहीं जाते थे और ना ही किसी को अपने घर पर आने की इजाजत देते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया और वो अपनी 2.5 साल की बच्ची से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी गीता दत्त ने मना कर दिया क्योंकि रात हो चुकी थी और गुरुदत्त शराब के नशे में थे। गुरुदत्त ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर 1 घंटे के अंदर तुम मेरी बेटी को मुझसे मिलवाने नहीं लाई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। गीता दत्त ने इसे सीरियस नहीं लिया क्योंकि ये उनके लिए रोज की बात हो चुकी थी। गुरुदत्त देर तक शराब पीते रहे और उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां शराब में मिलाकर पी ली थीं। इसके बाद जब उन्हें नींद आई तो ऐसी आई कि फिर वो उस नींद से कभी उठ ही नहीं पाए और इस तरह से 10 अक्टूबर 1964 को मात्र 39 साल की उम्र में गुरुदत्त ने इस दुनिया को छोड़ दिया। कुछ लोगों ने उनकी मौत का जिम्मेदार वाहिदा रहमान को ठहराया और कुछ लोगों ने उनकी पत्नी गीता दत्त को, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद नहीं जीना चाहते थे। वो इस दुनिया से ऊब चुके थे।
इस दुनियादारी से गुरुदत्त का मन भर चुका था। उनकी जिंदगी में खुशी की एक किरण भी उन्हें दिखाई देना बंद हो गई थी और इसलिए उन्होंने खुद ही मौत को गले लगा लिया। मिली खाक में मोहब्बत। लेकिन उनका जाना सबके लिए बहुत बुरा था और बहुत दुखदाई भी था। गुरुदत्त की मौत के बाद उनकी पत्नी गीता दत्त की जिंदगी और भी ज्यादा नर्क हो गई। वो दिन रात शराब में डूबी रहने लगीं और सालों तक बदतर जिंदगी जीती रहीं और अपने अंतिम दिनों में गीता दत्त ने अपनी याददाश्त भी खो दी थी और बहुत बुरी हालत में उसने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस तरह एक महान फिल्म मेकर का निजी जीवन साधारण इंसान से भी बुरा रहा और अंत उससे भी बुरा हुआ। गुरुदत्त वो एक्टर और फिल्म मेकर थे जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भले ही लीजेंड रहे हों, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में उतने अच्छे इंसान भी नहीं रहे कि कोई उनकी जिंदगी से प्रेरणा ले सके और अपनी जिंदगी को कठिन भी उन्होंने खुद ही बनाया था। गुरुदत्त की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें कभी भुलाया जा सकता है। वो एक महान फिल्म मेकर थे और भारतीय सिनेमा के लिए हमेशा एक लीजेंड के तौर पर याद किए जाते रहेंगे। तो ये थी लीजेंडरी एक्टर और फिल्म मेकर गुरुदत्त की कहानी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है,